जी, एलडीएल और एचडीएल, ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो अब किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो गया, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो गया, तो फौरन क्या होता है कि उसकी चकनाई बंद कर दी जाती है। तो चकनाई बंद करने से ठीक है, एक 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 पहलू देखा जाता है कि जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल ना आए, ताकि बीमारी को कंट्रोल किया जाए। लेकिन दूसरा पहलू इसका ये है कि फिर गुड कोलेस्ट्रॉल भी मिलना बंद हो जाता है बॉडी को। तो जिसकी वजह से क्या है कि जिस्म जो है, इंसान जो है वो हर दिन वीकनेस की तरफ जाता रहता है। तो असल काम ये है कि आप गुड कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड में कन्वर्ट करें, एचडीएल को एलडीएल को एचडीएल में कन्वर्ट करें ना, ठीक है। और ये कैसे होगा? तो इसमें हमें खून की दौड़ें लगवानी पड़ेंगी हमें ना, ठीक है। खून को हमें सर्कुलेशन को बढ़ाना होगा ना। तो एक इसके लिए पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो एक्सरसाइज है, कि हमने एक्सरसाइज जो है वो शुरू कर दें, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। एक्सरसाइज क्या करती है? ये एलडीएल को एचडीएल में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो ऑप्शन है, हमारे पास एक्सरसाइज के बाद जो हमारे पास नंबर 1 ऑप्शन जो है वो बीसीएम है। बीसीएम का काम ये है कि ये क्या करती है? ये बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देती है। फिर हमारे पास सप्लीमेंट्स में चिटासन है, ठीक है, चिटासन भी यही काम करती है, ठीक है, कैल्शियम भी यही काम करती है, एंटीलिप्टी भी ये काम करती है, ठीक है। तो फिर सेल भी ये काम करता है, ठीक है। तो हमारे पास काफ़ी सारी जो है वो ऑप्शन है कि हम बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर लें। तो अल्लाह के फजल से बीमारी के ऊपर काबू पाना कोई मसला नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। हमें करना क्या है कि लाइफस्टाइल को बदलना है, लाइफस्टाइल को बदलना है, साथ सप्लीमेंट अपने ऐड करने हैं। तो अल्लाह के हुक्म से हर दिन बेहतरी की तरफ जो है जाना शुरू हो जाएगा। फिर चीनी के ऊपर बात हुई कि चीनी जो है इसको हम कंट्रोल करें। चीनी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। करारवी ने बहुत अच्छी बात की कि ये कोनेन से भी 8 गुना ज़्यादा नुकसानदेह है। कोनेन जो है इससे भी जो है कोकेन कोकेन सॉरी हाँ, अफीम जिसे कहा जाता है, ठीक है, अफीम के नशे से 8 गुना ज़्यादा नुकसानदेह है। तो चीनी को हम अपनी लाइफ से जितना हो सकता है कम से कम करें, ठीक है। बल्कि चीनी को ख़त्म कर दें तो बहुत अच्छी बात है, और नेचुरल मीठे की तरफ आ जाए, गुड़ है, शक्कर है, इसकी तरफ आ जाए, और उसको भी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि गुड़ आ गया तो रोज़ाना गुड़ खा रहे हैं। रोज़ाना आपके जिस्म को गुड़ की ज़रूरत नहीं है। आपका मीठा रोटी हम खाते हैं, रोटी से पूरा हो जाता है, ठीक है। और हम चीज़ें खाते हैं उससे पूरा हो जाता है। फ्रूट हम खाते हैं, ठीक है, हम सब्जियां खाते हैं, उससे हमारा मीठा पूरा हो जाता है। तो हमारे जिस्म को मीठे की ज़रूरत नहीं है, तो हम खाम खा एक्स्ट्रा मीठा खा के अपने जिस्म के ऊपर बर्डन बना देते हैं। तो चीनी को हम जो है वो कंट्रोल करें ना, ठीक है। और फिर यूरिक एसिड के ऊपर बात हुई, ठीक है, कि यूरिक एसिड जो है ये 4 चीज़ों का मुरक्कब है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो और फिर ये यूरिक एसिड क्या कहता है? आयल और नमक के साथ मिलकर यूरेट्स बनाता है, और इसकी एक किस्म है अमोनियम एसिड यूरेट है। और यूरिक एसिड और लैक्टिक एसिड ये दोनों जिस्म में थकावट, जोड़ों में दर्द, मतली की फीलिंग होती है, ठीक है। यूरिक एसिड बढ़ा हो तो जोड़ों में दर्द होगा, थकावट होगी, हर वक्त बंदा थका थका होगा। और पानी भी पीना है तो वो किसी को कहेगा, उसका दिल नहीं चाहेगा कि मैं उठ के पानी पी लूँ, ठीक है। जिस्म में लेथार्जी होगी, जिस्म में जो फीलिंग है वो हर वक्त थकन की होगी ना। तो हम अक्सर जो है यूरिक एसिड, डॉक्टर साहब ने बहुत पॉइंट बताया कि हम यूरिक एसिड का में चेकअप करवाते हैं, और लैक्टिक एसिड के बारे में हम ना इस पे लैक्टिक एसिड के ऊपर हम ना तवज्जो नहीं देते। तो हमें लैक्टिक एसिड के ऊपर भी जो है वो तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है। तो फिर बड़ी अच्छी बात हुई थी। हम अक्सर बात करते हैं स्ट्रेंथिंग में, हम बात करते हैं स्ट्रेंथिंग का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें हम बात करते हैं कि जिस्म में ग़िज़ा की ज़्यादती या ग़िज़ा की कमी की वजह से बीमारियां होती हैं,
तो हमें ग़िज़ा की तरफ पहले तवज्जो जो है वो देनी चाहिए, ठीक है। तो फिर लास्ट टाइम हमने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे जिस्म में ना 3 अज़्ज़ा की ज़्यादती की वजह से बीमारियां हो रही हैं, और वो 3 खुराकें क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। और फिर 2 हमारी जो डाइट्स हैं उनकी कमी की वजह से बीमारियां हो रही हैं। वो क्या है, वो मिनरल और विटामिन। मिनरल और विटामिन हमारे कम है। उसकी क्या वजह है? उसकी मेन वजह ये है कि हम हमारा जो खास तौर पे सब्जियां सब्जियां सोर्स है विटामिन का, फल सोर्स है। फल तो हम बहुत ही कम यूज करते हैं, और सब्जियां हम क्या करते हैं, सब्जियां ला के अपनी कीमती कमाई से सब्जियां खरीद के ला के और उनके विटामिन ख़त्म करके, ज़ाया करके हम और उसके बाद खा लेते हैं। तो इस वजह से क्या है कि हमारे अंदर मिनरल और विटामिन ये दोनों जो है वो कम हो रही है। तो हमारा जो कुकिंग स्टाइल है वो ठीक नहीं है। तो मिनरल और विटामिन की कमी की वजह से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की ज़्यादती की वजह से, इस वजह से जो है ये बीमारियां हो रही हैं। तो हमें इस डाइट को जो है वो बैलेंस करना है। हमें इलाज के चक्रों में नहीं पड़ना, ठीक है। और अगर इलाज करवाना भी है तो हमारे जहन में हो तो कि ये हमारा वक्ती जो है वो हल है, परमानेंट हल इलाज नहीं है, ठीक है। परमानेंट हल ये नहीं है। परमानेंट हल ये है कि आप अपनी डाइट को बैलेंस करें। जितनी आपको 24 घंटे में जो चीज़ चाहिए वो आप अपनी जो है पूरी करें। तो जब हम मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएंगे तो फिर आप ये कर सकते हैं, हफ्तावार चार्ट बना लें, और हफ्ते में 2 दिन जो बड़ी अच्छी बात की हैदर सजाद भाई ने ना, कि हफ्ते में 2 दिन दालें और 3 दिन सब्जियां खा लें आप ना, ठीक है। और 3 और 2 5 2 दिन रह गए। और फिर हैदर सजाद में 2 दिन हम गोश्त इस्तेमाल कर लें। दिन गोश्त, जी 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 सर। 2 दिन गोश्त इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और गोश्त आपने जी जी इस्तेमाल करना है तो बड़ी अच्छी बात है। लगातार 2 दिन आप इस्तेमाल ना करें, आप उसको ना गैप दें। मसलन एक दफ़ा आपने गोश्त खाया, 3 दिन का गैप दे के फिर आप गोश्त खा लें। तो इस तरह से आप ना चीज़ों को बैलेंस करके जो है वो इस्तेमाल करें ना। तो फिर हम अक्सर तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसको हम कम करें, ठीक है। और ये हमारा ना कल्चर बन गया है ना, ठीक है। और हमारे कल्चर में क्या है, 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐड हो गई हैं। तेल के बगैर हमारी हांडी नहीं बनती, नमक और मीठा, ठीक है। नमक तो हमारी डाइट का हिस्सा है, नमक के बगैर हम आगे नहीं चल सकते। और मीठा तो अगर हमारे घर में कोई आया है तो हमने मीठा ना दिया तो मसले ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आपने गोश्त खिलाया मेहमान को, आपने अंडे खिलाए हैं, प्रोटीन खिलाई है आपने, डेफिनेटली गोश्त तो ज़रूर खिलाते मेहमान को, उसके बाद मीठा ज़रूर देते हैं। तो मीठा जब हमने दे दिया ना, तो गोश्त के बाद, प्रोटीन के बाद, अब प्रोटीन जो है वो आपकी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। मीठा जो है प्रोटीन के रास्ते में रुकावट बन जाएगा, ठीक है। एक दीवार बन जाएगा और प्रोटीन को नहीं जाने देगा। देखिए, मीठा अगर देना भी है तो आप ऐसे करें, खाना आपने दे दिया, खाना खा लें, गपशप करें, गप्पे लगाएं आराम से, आधा पौना घंटा 1 घंटे का गैप कर लें। 1 घंटे के गैप के बाद फिर आप मीठा दे दें। तो फिर आप मीठा देंगे तो ये होगा कि प्रोटीन वेस्ट नहीं होगी। तो प्रोटीन को जो है वो जिस्म को लगने दें। तो हमारा शादियों में भी ये ट्रेंड होता है कि जनाब खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, गोश्त दबा के खाएंगे, उसके बाद दबा के मीठा खाएंगे। तो ये हम प्रोटीन के साथ ज्यादती कर देते हैं। तो ये ज्यादती आप जो है वो ना करें। प्रोटीन और मीठे को आप ना थोड़ा गैप डालें, ठीक है। और इवन के चाय भी अगर आप पीते हैं सुबह, तो चाय और नाश्ते में भी गैप डालें, ठीक है। आप नाश्ता कर लें, आधा पौना घंटा आप कोई अपने काम काज कर लें, जो है ना कोई और मसरूफियत है वो कर लें। आधे पौने घंटे के बाद फिर आप अपना चाय का जो नशा है ना, जो चाय की जो एडिक्शन है उसको आप ना पूरा कर सकते हैं ना, ठीक है। जैसे सिगरेट वाला अपना नशा पूरा करता है, या फिर जो है वो चर्स वाला अपना नशा पूरा करता है, या अफीम वाला अपना नशा पूरा करता है ना, तो आप अपना फिर वो नशा जो है वो पूरा कर सकते हैं ना। और आप इस चीज़ को कंसिडर करें कि ये मतलब एक फैमिली है ना। डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे, डॉक्टर सही साहब, कि ये एक फैमिली है। चाय, हीरोइन, चर्स, अफीम, ठीक है, सिगरेट, ये सब एक फैमिली है, ठीक है। और इनके एक ही जैसे सिम्टम है। चाहे सिगरेट वाला भी वो कहता है सर दर्द हो रहा है, सिगरेट पीनी है। अब चर्स वाला भी कह रहा है जिस्म में बेचैनी हो रही है, चर्स पीनी है। अफीम वाला भी यही कहता है, और चाय वाला भी यही कहता है कि जिस्म में जिस्म एक्टिव नहीं है, सुस्ती सी हो रही है, चाय पी लूँ, या सर दर्द हो रहा है, या थकावट हो रही है, चाय पी लूँ। तो सबके ना एक ही जैसी अलामात है।
तो चाय के लवर उनसे ज़रा माजरत, उन्हें बुरा लगा हो तो उनसे ज़रा माजरत। तो फिर हम ना हमने बात की तेल, नमक और मीठा, इन तीनों चीज़ों को हम ना कम करें ना। और फिर इकरार में ये बात कर रहे थे कि यूरोप में अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कल्चर है, तो तो कल्चर की वजह से बीमारियां ज़्यादा बनती हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है, ऐसा कल्चर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में बाकी जो है चीज़ें, हम तेल, नमक और मीठे को कम कर दें तो हम हेल्दी नेशन अपने आप को कहला सकते हैं, हम हेल्दी नेशन में अपने आप को शामिल कर सकते हैं। तो ये कुछ ओवरव्यू था पिछली क्लास के हवाले से, मैंने आपको शार्ट सा जो है ब्रीफ कर दिया। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं सर, कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। और आज हम कॉम्बिनेशन को डिस्कस करके तो फिर हम इंशाल्लाह आगे चले, आगे बढ़े हम ना। जी डॉक्टर हजरात हमारी हेल्प करें सर, जो प्रोडक्ट एडवाइज़र हैं वो हमारी हेल्प करें। तो एक तो डॉक्टर सईद साहब ने बहुत अच्छी बात की थी कि मैं ना चिटासन और स्पोरुलिना, मैं सबसे पहले मैं ये कोर्स करवाता हूँ, चिटासन और स्पोरुलिना, शुगर वालों को भी, ब्लड प्रेशर वालों को भी। ठीक है और भी काफ़ी केसेस में ना मैं चिटासन और स्पोरुलिना यूज़ करवाता हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन ब्लड प्रेशर में भी बहुत अच्छा है कि आप फर्स्ट मंथ ना चिटासन और स्पोरुलिना दे दें। और ये अब आपको पता चल ही गया है, चिटासन क्लींजर है और स्पोरुलिना जो है ना हमारा ये रेगुलेटर है। तो एक आप क्लींजिंग कर रहे हैं और दूसरी आप रेगुलेट कर रहे हैं। किसको रेगुलेट कर रहे हैं? 5 ऑर्गन 11 सिस्टम्स, 11 सिस्टम को आप रेगुलेट कर रहे हैं। और स्ट्रेंथिंग तीसरा स्टेप हम नहीं कर रहे। तो बहुत प्यारी बात की एक क्लास के अंदर उबैदुल्लाह असलम साहब ने कि हम लोगों के बजट के हिसाब से ना, उनकी गुंजाइश के हिसाब से हम जो है वो चीज़ों को मैनेज करें ना। कि असल में हमारा टारगेट ये है कि हमारे ना रिपीट सेल्स होनी चाहिए। ठीक है, रिपीट सेल में कस्टमर की हेल्थ है। ठीक है, एक दफ़ा प्रोडक्ट बाय करके ले गया, बेशक वो ज़्यादा ले गया, 20,000 की ले गया, 25,000 की ले गया, उसमें उसकी हेल्थ नहीं है। हेल्थ है रिपीट सेल में। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम, अब एक कस्टमर अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उसका इतना बजट नहीं है, वो 20,000 की प्रोडक्ट नहीं ले पा रहा, तो बेहतर है हम उसे 10,000 पे लेके आए। वो 10,000 नहीं अफोर्ड कर पा रहा, 5,000 पे लेके आए। ठीक है, तो आप क्या करें, आप यूं भी कर सकते हैं कि 2 स्टेप आप इकट्ठे कर लें। हाँ, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है 3 स्टेप इकट्ठे कर लें। और अगर बिल्कुल भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो 1 स्टेप आप कर लें। आप ये भी कर सकते हैं 1 महीना क्लींजिंग कर लें, दूसरे महीने रेगुलेटिंग कर लें, तीसरे महीने स्ट्रेंथिंग कर लें। तो अगर आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो फिर महल 4,000 में भी 3 से 5,000 में भी मैनेज हो सकता है। तो असल में हमने जो टारगेट हमारा है वो है लोगों की हेल्थ। और लोगों की हेल्थ का टारगेट नहीं पूरा होगा अगर कस्टमर रेगुलर प्रोडक्ट नहीं यूज करेगा। और रेगुलर प्रोडक्ट यूज कराने का क्या मकसद है? रेगुलर प्रोडक्ट यूज कराने का मकसद रेगुलर प्रोडक्ट खिलाना नहीं है। रेगुलर प्रोडक्ट यूज करवाने का मतलब है उसका लाइफस्टाइल बदलना, उसका अपने साथ, हमारे साथ कनेक्शन पैदा करना। वो हमारे साथ रेगुलर मिले, वो मुलाकात करे, वो हमारे साथ स्टडी करे, हम उसका लाइफस्टाइल बदले। तो रेगुलर प्रोडक्ट यूज कराने का मतलब ये है कि वो हमारे साथ, हमारे पास रेगुलर आए और हम उसके लाइफस्टाइल को बदलें। तो लाइफस्टाइल, ये सारी डिजीजेस 90% 80 to 90% जो बीमारियां हैं ये लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं। इसके ऊपर हर इंसान बहुत मेहनत करके उन बीमारियों को अपने पास बुलाता है और अक्सर बीमारियों को कब्र तक जाने नहीं देता। मतलब उनके उनके इतना एहतमाम करता है, इतनी एफर्ट करता है उनके साथ कि बंदा कहता है तेरा तेरा ते मेरा हुन, तेरा और मेरा अब जन्म जन्म का साथ है। ठीक है, तो इस दुनिया में, इस जहान में तू और हम इकट्ठे रहेंगे। मतलब हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। बंदा ब्लड प्रेशर को कहता है कि हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, बंदा शुगर को कहता है हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तेरे साथ इतना प्यार हो गया है और तेरे साथ इतना प्यार हो गया है कि तुझे जुदा एक दिन के लिए नहीं होने देंगे। हम सुबह शाम दोपहर तुम्हें फीड करेंगे, तुम्हारी आओ भगत करेंगे। शुगर, हम तुम्हारी आओ भगत करेंगे, हम तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे। ब्लड प्रेशर, तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे। हार्ट अटैक, फालिज, हम तुम्हारी
तुम्हारे लिए ऐसा जबरदस्त बंदोबस्त करेंगे ना कि तुम ना गज बज के मेरे घर में आएगा। तो ये इंसान जो है ये अपने लाइफस्टाइल से इन बीमारियों को जो है वो दावत देता है। तो बड़ी मेहनत करता है, और ये मेहनत एक दो हफ्ते की नहीं होती, एक दो माह की नहीं होती, 2-4 सालों की भी नहीं होती, ये दिहाइयों पे मुश्तमिल होती है। ये कई दिहाइयां मेहनत करके इन बीमारियों को दावत देता है। तो ये सब लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं। तो इसलिए वेलनेस इंडस्ट्री इनको डिजीजेस नहीं कहती, ये बीमारियां नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। तो इसलिए मतलब हमने अपने कस्टमर्स को जो रेगुलर प्रोडक्ट यूज करवाने का जो मकसद है, वो मकसद उसके लाइफस्टाइल को बदलना है कि वो लाइफस्टाइल को बदले और वो क्या करें, वो डाइटरी बैलेंस फूड सप्लीमेंट जो हमारी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, ठीक है, उनको वो जो है वो रिकमेंड करें, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट को जो है वो रिकमेंड करें, ठीक है। और वो उसका हर महीने हर साल अल्लाह के फजल से हेल्थ स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो, ठीक है, वो रेगुलर एक्सरसाइज करे। तो ये हमारा जो है वो मिशन है। तो डॉक्टर सही साहब माशाल्लाह आगे, डॉक्टर सही साहब ने बहुत अच्छी बात की कि चिटासन और स्क्वालिना फर्स्ट वो ये यूज करवाते हैं। और अगर बंदा चिटासन स्क्वालिना दोनों नहीं यूज करवा पा रहा, तो आप अकेली स्क्वालिना भी दे सकते हैं जरूरत के मुताबिक, आप अकेली चिटासन भी दे सकते हैं। मतलब हमने जो फोकस करना है वो रेगुलर कंजप्शन पे हमने फोकस करना है कि रेगुलर कंजप्शन हमारी जो है, पहला महीना आप चिटासन स्क्वालिना दे दें, फर्स्ट मंथ ना, पहला महीना शुगर में भी दे सकते हैं, ब्लड प्रेशर में भी दे सकते हैं। और जब दूसरा महीना आए, दूसरे महीने के अंदर डेफिनेटली उसका टेस्ट बन चुका होगा, उसको रिजल्ट आ चुके होंगे। दूसरे महीने में दूसरा दूसरा महीना आए, दूसरे महीने में आप उसके अंदर कैल्शियम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम 1 भी ऐड कर सकते हैं ब्लड प्रेशर में, और अगर शुगर है तो कैल्शियम 2 ऐड कर सकते हैं। और अगर मोटापा है तो फिर भी कैल्शियम 2 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वजन बहुत कम है, वजन बीएमआई से कम है, फिर भी कैल्शियम 2 ऐड कर सकते हैं। वजन बीएमआई से ज्यादा है, फिर भी आप कैल्शियम 2 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हम दे सकते हैं। जी सर। जी गुलाम आसिफ कुछ कहना चाह रहे हैं? गुलाम शबीर, गुलाम आसिफ कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा चलिए, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत अच्छा है ना। जी विकास भाई, जी विकास भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये शुगर में स्पेशली उसको कैल्शियम 2 के साथ फिर ये सेल्स वगैरह भी यूज करवा सकते हैं सर? जी सर, हमने शुगर में ना डिटेल से डिस्कस किया था कि शुगर में सेल और चिटासन ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप चाहते हैं शुगर को चंद दिनों में कंट्रोल करना, तो सेल और चिटासन सुबह दोपहर शाम खाने से आधा घंटा पहले दे दें, 1 घंटा पहले दे दें, ठीक है। और 2-2 कैप्सूल भी आप दे सकते हैं, 3-3 भी दे सकते हैं, 4-4 भी दे सकते हैं, 1-1 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे तो आप चंद दिनों के अंदर जो है वो कंट्रोल कर लेंगे शुगर के ऊपर। और फिर लाइफस्टाइल को बदलें, डाइट के ऊपर ध्यान दें। और शुगर के ऊपर हमने बात की थी कि आप सुबह का जो नाश्ता है, जितना उनका वजन है उतने, मसलन किसी का वजन 80 किलो है, 80 के साथ एक सिफर लगा देंगे, 800 ग्राम, 800 ग्राम आप उन्हें फ्रूट और वेजिटेबल दे देंगे, फ्रूट और वेजिटेबल दे देंगे 800 ग्राम। तो ये सुबह का ब्रेकफास्ट होगा। तो आप बाज लोगों को 3 दिन में, बाज लोगों को 1 वीक में आप शुगर के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। शुगर को कंट्रोल करना कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो शुगर, ब्लड प्रेशर पहले भी हमने डिस्कस किया था। शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, फालिज, लकवा, ब्रेन हेमरेज, ये है गांव के चूल्हे में ईंधन ज्यादा डालना, ठीक है। मतलब इन बीमारियों को कहते हैं, जिस तरह गांव का चूल्हा जो होता है, गांव में भी अब गैस के चूल्हे आ गए, वो वाला चूल्हा नहीं, लकड़ियों वाला चूल्हा, कि आप लकड़ियों वाले चूल्हे में जरूरत से ज्यादा लकड़ियां डाल रहे हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, उससे हांडी जल जाती है, आग ज्यादा हो जाती है। तो इसको हम शुगर, ब्लड प्रेशर, लकवा, ब्रेन हेमरेज, इन बीमारियों को हम ये नाम जो है वो देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप ईंधन कम करें। इन बीमारियों में ये होता है कि आप अपनी डाइट कम करें, आप कैलोरीज इनटेक कम करें, ठीक है। कैलोरीज इनटेक फौरन कंट्रोल कर लें, और फ्रूट वेजिटेबल के कंटेंट्स आप बढ़ा दें, ठीक है। तो आप जो है वो चंद हफ्तों में, चंद दिनों के अंदर ब्लड प्रेशर पे भी काबू पा सकते हैं और शुगर के ऊपर भी काबू पा सकते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन छूट सकती है, बंदा बगैर मेडिसिन के
सरवाइव कर सकता है। ठीक है, तो ये मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। तो चिटासन और स्क्वालिना। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आपने पेशेंट्स को डिस्कस करना नहीं शुरू कर देना। ठीक है, ये मैं आपसे जरा रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो हम बस स्टडी के फोकस में जो है वो रहना, स्क्वालिना चिटासन, और उसके बाद फिर आप पहला महीना, दूसरे महीने में आप कैल्शियम ऐड कर सकते हैं। और आपने जो सेल की बात की विकास में, सेल आप ब्लड प्रेशर में भी ऐड कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर में भी सेल और चिटासन बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि सेल और चिटासन आप दे दें और उसके साथ सर एक्चुअल में कर लें। पहला महीना ये कर लें और दूसरे महीने फिर आप उसमें कैल्शियम ऐड कर लें, तो रिमार्केबल रिजल्ट आएंगे। जी काशिफ भाई, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, आप साहब। जी आप सब। सर मैं यहाँ पर एक चीज शेयर करना चाह रहा हूँ। जी सर। वो सजाद भाई ने बैलेंस डाइट के हवाले से बात की है ना, तो सर थोड़ा सा ये तजर्बा हुआ है, जो डाइट प्लान सजाद भाई ने कहा है ना, ये 3 चीजें जो है ना सर, मैं पिछली दफा भी इसको शेयर करना चाह रहा था, लेकिन वो मौका नहीं मिल पा रहा था। सर मेरी आवाज आ रही? जी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी आप सब, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा सर, मैं बैलेंस डाइट के हवाले से ना बात कर रहा था कि हमारी जो 3 खुराकें हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, इनमें सर ना जो हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है ना, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। मैं अमेरिकन को पढ़ रहा था तो कैनफील्ड को ना, वो बार बार एक बात पिछले दिनों में लॉकडाउन के दौरान ना अपनी बेटी को, वो तीसरी क्लास खुद पढ़ाई है सर ना, तो तीसरी क्लास का सिलेबस वो मतलब 2-3 माह के अंदर मुकम्मल किया है। तो मेरे ज़िम्मे ना वो बाकी सब एक एक सब्जेक्ट सब बच्चों ने ले लिया छोटी बेटी को ना पढ़ाने का, तो मेरे ज़िम्मे साइंस आ गई ना। तो साइंस मैंने पढ़ाई तो पहला चैप्टर ही आ गया था बैलेंस डाइट। तो ऑक्सफोर्ड का कोर्स था, तो उसमें मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। और फिर मेरे तजर्बे में भी कार को ज्यादा लाइफस्टाइल बना गया। और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना, ये जो 3 प्रॉब्लम्स है ना हमारे सीवीडी के, सीवीडी जो जितने भी अमराज हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट का और फैट का बहुत ज्यादा अमल दखल है। अब सर जो आप शेयर कर रहे थे ना डाइट प्लान के, हफ्ते में एक दिन जो है ना दालें और ये वो, सर ये इससे मैं थोड़ा डिफर करूंगा कि रोजाना की बुनियाद पे ना सर हमने जो डाइट प्लान सेट करना है उसको हम बैलेंस डाइट प्लान कहेंगे। तो उसमें जो है ना कार्ब बहुत थोड़े रखेंगे हम, फैट भी बहुत थोड़े रखेंगे, लेकिन जो प्रोटीन है ना सर, मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर जो बहुत ज्यादा बीमारियों का प्रॉब्लम बन रहा है, बीमारियां जो सीवीडी की बिलखसूस बीमारियां आ रही हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल की ज्यादती जो है, ये प्रोटीन की कमी की वजह से आ रही हैं और कार्बोहाइड्रेट और फैट की ज्यादती की वजह से आ रही हैं, जो हमें बीमारियां लग रही हैं। और उसके बाद मिनरल और 3 जो एलिमेंट है हमारे खुराक के अंदर, जो मतलब जो 3 सेक्शंस हैं, प्रोटीन का, मिनरल का और विटामिन का, इनमें 80% हमारी कमी हो गई है। और 20% जो है ना हम सिर्फ जो है ना वो अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर ना डाइट में कार्ब्स और फैट्स खा रहे हैं, तो इनकी बहुत ज्यादा कमी हो रही है। तो हम जो है ना ध्यान नहीं दे पा रहे कि अगर सारे लोग जो है ना अपनी डाइट, रोजमर्रा की डाइट, सुबह दोपहर शाम खाने के ऊपर ना अगर वो तवज्जो करें, तो वो फील करेंगे कि हमारी लाइफस्टाइल के अंदर कार्ब और फैट्स की ज्यादती हो गई है। तो जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, मैं खुद सर ना इस हवाले से बड़ा अवेयर हूँ, और घर के अंदर मैंने प्रोटीन की जो है ना ज्यादती की है, और मिनरल की ज्यादती की है, और विटामिन की ज्यादती की है, ताकि ये जो 3 हम चीजें है ना, ये सारी चीजों को मैनेज कर रही हैं। तो ये है कि रोजमर्रा डाइट के अंदर ना 5 खुराकों को बैलेंस करना हम चार्ट बना लें, और रोजमर्रा हम खाएं ना मुनासिब मिकदार के अंदर। रोजमर्रा ये तीनों
ये 5 चीजें खुराक के अंदर हम इनको अपना डाइट प्लान बनाएं। अब जैसे सर मैं ना अभी आजकल सुबह के वक्त जो पराठे हैं ना सर, जो नाश्ते में बच्चों को पराठे मैंने डाइट प्लान सेट किया है, वो सर ना प्रोटीन का किया है। अब जैसे कि रोजमर्रा नाश्ते के अंदर ना मैं उनको बच्चों को बता रहा हूँ कि आपने ज्यादा से ज्यादा सुबह के वक्त आपने प्रोटीन खानी है, ताकि ना आप जो है ना आपके अंदर जो बीमारियां पैदा ना हो। जितने भी केमिकल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, केमिकल्स की रिक्वायरमेंट है वो प्रोटीन पूरी करती है। जैसा कि मतलब बेसन, दूध और अंडे, ये इनका मिक्सचर बना के एक पराठा जो है ना वो बच्चे खाते हैं, ताकि प्रोटीन हमें बहुत ज्यादा मिले। तो गोश्त की बात हो रही थी, तो गोश्त हमें तकरीबन रोजाना ही खाना चाहिए। और अभी ईद उल अजहा गुजरी है ना सर, मैंने खुद फील किया है कि हमने हर रोज थोड़ा गोश्त, कितना बंदा गोश्त खा सकता है, गोश्त खाया, साथ सलाद खाई, साथ जो है ना कैल्शियम और मुख्तलिफ मिनरल्स का इस्तेमाल किया, फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया। तो आप यकीन माने कि मैंने खुद फील किया कि प्रोटीन, मुनासिब मिकदार में प्रोटीन खाने के बाद ना बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मतलब तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं और बहुत अच्छी फीलिंग्स आई हैं इसकी वजह से। और बाद में फिर जो है ना जब गोश्त की कमी हुई, उसमें जिंक और प्रोटीन की, जो कि गोश्त के अंदर ना जिंक और प्रोटीन के अलावा कार्ब्स नहीं होते, तो ज्यादा कार्ब जो है ना हमारी बॉडी के अंदर पहले तो जो हमारे सेल की जो इंसुलिन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और सेल्स के अंदर, खुलियों के अंदर जो हमारी इंसुलिन होती है वो कार्बोहाइड्रेट को मैनेज नहीं कर पाती, फिर जो हमारी लबलबे की इंसुलिन है उसको मैनेज करती है। इसके बावजूद कार्बोहाइड्रेट की मिकदार इतनी ज्यादा हम इनटेक कर लेते हैं कि एक नॉर्मल बंदा जिसको शुगर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, और बहुत ज्यादा लोगों को जो डायबिटीज हुई है वो इस वजह से हुई है कि उन्होंने कार्बोहाइड्रेट रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी मिकदार को बढ़ा दिया है। उसके अंदर जो इंसुलिन, कार्बोहाइड्रेट को मैनेज करने के लिए जो इंसुलिन की प्रोडक्शन थी वो कम थी, और कार्बोहाइड्रेट की जो इनटेक था वो बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से वो लगातार जो है ना ये अमल जारी रहा, 1 साल जारी रहा, 2 साल जारी रहा, बॉडी बर्दाश्त करती रही। कैपेसिटी जो है ना, जब तक हमारा मेटाबॉलिज्म की जो कैपेसिटी है वो कार्बोहाइड्रेट को बर्दाश्त करती रहेगी, तो बंदे को ना शुगर नहीं होगी। तो जो ही कैपेसिटी बढ़ जाएगी और कैपेसिटी कम हो जाएगी और कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो बढ़ते शुरू हो जाएंगे, ये रोजमर्रा जब हम ये काम शुरू कर देंगे तो इससे क्या होगा कि हमें शुगर हो जाएगी। और बहुत सारे लोगों को शुगर हो गई है इस वजह से कि उनका जो डाइट प्लान है वो डिस्टर्ब है, और उनकी बॉडी की जो इंसुलिन है वो कार्बोहाइड्रेट को मैनेज करने से कासिर है। और इसी तरह ब्लड प्रेशर भी सर इसी तरह बढ़ा है कि रोजमर्रा लाइफ के अंदर वो जो उसकी मेटाबॉलिज्म की कैपेसिटी से एक्सेस कर गया। बीमारियां आती तब है जब मेटाबॉलिज्म से हमारी जो जो है ना, अब सर कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स हैं ये हमारी मेटाबॉलिज्म से एक्सेस कर गए हैं। जो मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज है, रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज है वो डिस्टर्ब हो गई हैं। हमारी मेटाबॉलिज्म की जो एक्टिविटी है वो मुकम्मल होती है कैल्शियम से और प्रोटीन से। प्रोटीन एंड कैल्शियम जो है और विटामिन जो है ये हमारी जो मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी है इसको खुशनुमा बना देती है। और इसको ना मतलब उसकी जो चाहत होती है ना, हमारे मेटाबॉलिज्म की जो चाहत है, हमारे मेटाबॉलिज्म की जो खुशी है, और हमारे मेटाबॉलिज्म की जो मतलब वो बेहतरीन तरीके से अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है हमारा मेटाबॉलिज्म, उसमें 3 जो डाइट्स हैं वो अगर मुनासिब मिकदार में हम बेहतर तरीके से लें, एक प्रोटीन है, दूसरा मिनरल है और तीसरा जो है वो विटामिन है। ये हमारी जो उसके बाद जो कार्ब है और फैट्स जो हैं, जो एक्स्ट्रा फैट्स और कार्ब्स हैं वो फिर हम मैनेज कर, वो हमारा मेटाबॉलिज्म फिर उनको मैनेज कर लेता है। तो ये सर मैंने ना बहुत सारे लोगों पर भी ये चीज आजमाई है कि उनकी प्रोटीन का इजाफा किया है और उनके फैट्स और कार्ब्स को कम किया है, और विटामिन और प्रोटीन और मिनरल्स को अच्छा किया है जब, तो उनकी बॉडी जो है ना वो खुश हो गई है
और उनके अंदर से ना बहुत ज्यादा इश्यूज जो है ना वो खत्म हो गए। तो ये मैं समझता हूँ कि रोजमर्रा जिंदगी के अंदर हम एक चार्ट बनाएं जिसमें हम प्रोटीन को ना थोड़ा अच्छा करें, उसके बाद मिनरल और विटामिन, सब्जी फ्रूट और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनको हम रोजमर्रा इनटेक करें मुनासिब मिकदार के अंदर, और गोश्त का रोजमर्रा इस्तेमाल का आगाज करें। मतलब प्रोटीन की रोजमर्रा जो हमारी खुराकें हैं उनको जिंदगी का हिस्सा बनाएं, रोजमर्रा जिंदगी में हिस्सा बनाएं, और ऐसी प्रोटीन का हिस्सा बनाएं जो अमाइनो एसिड वाली खुराक प्रोटीन हैं। तो उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को हम अपनी मिकदार में थोड़ा कम रखें, और फैट ऑलरेडी चूंकि हमारी चीजों में होती हैं तो वो पूरी हो जाती हैं। जो हमें हमारी बॉडी को फैट्स अच्छे फैट्स वाले चाहिए तो वो भी आप अच्छे फैट लेंगे तो आपकी बॉडी जो है ना वो बेहतर रहेगी। जिसमें मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो इस्तेमाल करें, और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो इस्तेमाल करें। तो अगर इस्तेमाल करनी है, मसलन आपने हांडी पकानी है, आपने पराठे पकाने हैं, और बिलखसूस हम तीनों टाइमों में फैट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। ऑलरेडी हमारी तमाम चीज़ों के अंदर फैट्स मौजूद होते हैं, लेकिन जब हम फैट का इस्तेमाल करते हैं तो वो सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल लेवल की ज्यादती हो जाती है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल, फिर वही बात करूंगा कि कार्ब्स भी ना हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं, और हमारे मेटाबॉलिज्म की कैपेसिटी जो उसकी हजम करने की जो कैपेसिटी है उससे एक्सेस हो जाते हैं, और फैट भी एक्सेस हो रहे हैं। बाकी कोई चीज सर एक्सेस नहीं हो रही। प्रोटीन जो है ना वो ज्यादा मिकदार में हमें चाहिए, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर प्रोटीन का बहुत ज्यादा रोल है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल्स बनते हैं, अब जैसे हम स्पायरुलिना लेते हैं, ये सुपर फूड है, या हम गोल्ड फूड है हमारी जो कॉर्डिसेप्स है, तो इसकी वजह यही है कि जब हम इनको इनटेक करते हैं तो प्रोटीन की मिकदार जो है ना, चूंकि प्रोटीन हमारी 1 किलो के हिसाब से 1 ग्राम की तनासब से हमें चाहिए। जो स्कॉलर्स ने, मेडिकल के स्कॉलर्स ने जो डाइट प्लान सेट किया है उसमें फी किलो के हिसाब से पर ग्राम, पर किलो पर ग्राम के हिसाब से हमें प्रोटीन चाहिए, क्योंकि हमारी मसल बिल्डिंग होनी है। मसल के अंदर जितनी भी हमारी जो नर्व का बन है, और जो हमारे केमिकल हैं, इंसुलिन बननी है, थायराइड का काम होना है, अलग जितने भी मतलब हमारे केमिकल्स हैं, जिसमें एंजाइम्स हैं, जिसमें मतलब बहुत सारी हमारे बायोकेमिकल्स बॉडी के अंदर इन्होंने परफॉर्म करना है, वो प्रोटीन की ही वजह से परफॉर्म करेंगे। बाकी सारी चीजें प्रोटीन को मैनेज करती हैं। और कार्ब्स जो है ना, ये हमें मुनासिब फैट मुनासिब मिकदार में लेने चाहिए। तो ये सर मैंने बात करनी थी। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। आप साहब आपने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त इस पे रोशनी डाली, बहुत अच्छे तरीके से आपने रोशनी डाली। तो हम प्रोटीन ले रहे होते, अब मसलन हमारी ना, हम कोई भी प्रोटीन लेना, मसलन आपने दालें ली हैं, दालें खा रहे हैं, आप अंडा खा रहे हैं, आप जो है गोश्त खा रहे हैं। अब हमारा लाइफस्टाइल ये है कि कोई भी प्रोटीन हम रोटी के बगैर नहीं खा सकते। अंडा हम रोटी के साथ खाते हैं, गोश्त हम रोटी के साथ खाते हैं, दालें हम रोटी के साथ खाते हैं। तो जब हम रोटी के साथ खाते हैं तो क्या होता है, जैसे आप सब बात कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ जाते हैं। अब जब कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ जाते हैं तो प्रोटीन जो है वो उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी। तो अब अफगानियों को आप खाना खाते हुए देखेंगे, वो गोश्त खाते हैं तो बस सिर्फ गोश्त ही खाते हैं, ठीक है। उसके साथ लेंगे तो फाइबर ले लेंगे, ठीक है, फाइबर ले लेंगे उसके साथ ना। तो और गोश्त के साथ फाइबर लेना लाजमी है, प्रोटीन के साथ आप फाइबर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो हम एक तो ये करें, रोटी को हम डेफिनेटली छोड़ तो नहीं सकते, तो आप हाफ कर लें, आप 1/4 कर लें। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो हम कम, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, मीठे का पहले हमने डिस्कस कर दिया, तो मीठे को हम कम करें। तो इस तरह से हम ना बैलेंस करें। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, काशिफी आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपकी तरफ में आता हूँ कि हाफिज नुमान भाई आप भी हैं यहाँ पे मौजूद, क्या कोई दोस्त ही हेल्प कर सकता है कि हमें 24 घंटों का चार्ट मिल जाए, और डेफिनेटली वो अवेलेबल है, चार्ट मिल जाए कि हमें कितनी प्रोटीन चाहिए, कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना जो है ना वो शुगर चाहिए, 24 घंटे का हमें मतलब हमें एक नॉर्मल आदमी को कैलोरीज इनटेक कितना चाहिए। तो कोई दोस्त इसमें हेल्प कर सकता है कि हमें चार्ट दे दे और ग्रुप में शेयर कर दे। जी हैदर सजाद भाई, आप या और कोई दोस्त इसमें हेल्प आउट कर सकता है?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह सर। ठीक है कि हमें 24 घंटे में क्या चाहिए ना, और अगर वीक का भी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि वीक में हमें ना क्या ले लेना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा काम कर लें, ठीक है। और ग्रुप में इंशाल्लाह। हम दोस्त, ठीक है, तो हम ये इल्म हासिल करें ना, ठीक है। जी काशिफी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? थैंक यू सजाद हैदर भाई, थैंक यू। जी काशिफ हुसैन, आप कुछ कहना चाह जी रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। अभी हाफिज साहब जो बात जी वास्सलाम। कर रहे थे, मैं उसके हवाले से एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ कि हाफिज साहब ने बताया कि वो सुबह नाश्ते में बच्चों के लिए और मतलब कि वो पराठा यूज, उन्होंने 3 चीजें बताई हैं। एक गंदम होगी और इसके साथ और कौन सी चीज ऐड करते हैं, वो बेसन हो गया। हाँ, तो इन 3 चीजों का वो जिस वक्त मतलब कि पराठा बनाते हैं, तो पराठा वो देसी घी से बनाते हैं या कि ये डालडा ऑयल से बनाते हैं जो मार्केट से अवेलेबल है? और क्या अगर हम पराठे रेडिकल में कन्वर्ट नहीं होगा? जी काशिफी सर, आपकी देसी बात, घी से अगर आपकी सुबह आप अगर देसी घी खा लेना तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और मैं तमाम दोस्तों से सर ये गुजारिश करूंगा कि बहुत सारे लोग जो है ना, भाई कैसे हैं? सर मैं बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं ना, जो आप लोग आप सब हैं, ये एक गिल्टी फील करते हैं जी कि किचन में हम न जाएं, और हमारी बेगम के ये फर्ज है कि वो हमें चीजें बना के दे। अब उसकी नॉलेज में नहीं होती, जिनकी तो बीवियां जो है ना वो पढ़ी लिखी हैं, तो वो मतलब उनको समझाने के बाद हम कुछ अपने डाइट प्लान में और अपनी रोजमर्रा की खुराक में और खानों में हम उसको ना इस लाइफस्टाइल को ऐड कर सकते हैं कि हम टेस्ट को थोड़ा पीछे हटा दें, और हम जो न्यूट्रेंट और जो ग़िज़ाइयत और खुराक है, न्यूट्रेंट है, उसको बैलेंस, जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। मैं आप तमाम अहबाब से जो मर्द हजरात हैं, इनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप खुद ना किचन की कुछ दिन बागडोर संभालें अपनी बीवी के साथ ना, एक शौकिया तौर पर आप किचन के अंदर इंटर, और कुकिंग के अंदर ना आप थोड़ा अपना मतलब थोड़ा ज़ौक डालें। ये सर मैंने खुद इसके ऊपर ये सकलैन भाई मेरे घर आए थे, तो इनको भी मेरी बेगम ने मुझे इनको बताया कि ये जी किचन के अंदर मेरे साथ बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं और हमें बहुत ज्यादा चीजें समझाते हैं कि चीजों को ऐसे पकाना है और ऐसे नहीं पकाना। तो सर ना मतलब हमने गूगल के ऊपर देखा हुआ है कि फैट किस चीज में ज्यादा है और कार्बोहाइड्रेट किस चीज में ज्यादा है और प्रोटीन किस चीज में ज्यादा है, नाश्ते में कौन सा हमने कॉम्बिनेशन बनाना है। तो वो खुद आप थोड़ा ना अपने स्टडी करने के बाद अपनी बेगम के साथ सुबह उठ के शौकिया आप किचन के अंदर ना आप इंटरफेयर करें, और थोड़ा अर्सा जब आप इंटरफेयर करेंगे तो आपकी बेगम भी ना ये बात समझ जाएगी कि दिन को कौन सा खाना हमने खाना है, रात को कौन सा हमने खाना खाना है। तो ये सर कोई लॉकडाउन के हवाले से जब मैं किचन में इंटरफेयर किया है तो मेरी बेगम ने बहुत सारी चीजों को सीखा है, समझा है। तो अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डाइट प्लान जो है हमारे घर में बदल बदल के हम सर ना प्रोटीन के पराठे यूज करते हैं, कि मसलन जैसे एक दिन में ना मकई के रोटी पकती है, एक दिन में चने की रोटी पकती सर आवाज कट गई, पता नहीं मेरी तरफ ही नहीं आ रही। आप सब आवाज नहीं आ रही आपकी, आप सब आवाज आपकी कट गई है। ये आप सब आवाज नहीं आ रही आपकी। जी सर अब आ रही आवाज? जी अब क्लियर आ रही है, अब क्लियर आ रही है।
तो ये सब जो है ना, आप सर कल आप मेरे घर आए हुए थे ना, तो बच्चों से मिले थे आप, तो आपने मेरे बच्चों की सेहत भी देखी होगी सर, तो अच्छी होगी। जी आप सब बिल्कुल पहले से इम्प्रूव थी माशाल्लाह, हेल्थ उनकी पहले से बेहतर थी। तारक भाई मैं यही कहता था। ये अच्छा आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑफ हो गया है। जी सर मेरी बात पूरी हो गई थी। नहीं आप सब आपकी आवाज कट गई थी, आवाज अब आ रही है आपकी आवाज। मेरी बात पूरी हो गई है। नहीं आपकी आवाज, आपकी बात हम नहीं सुन सके, आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा अच्छा। आप ये बात कर रहे थे कि एक दिन आप मकई के पराठे खा लेते, एक दिन आप बेसन और दूध और अंडा इसका पेस्ट बना के उसके पराठे बना लेते हैं। यहाँ तक बस आवाज आई थी, उसके बाद नहीं आई। सर मैं ये कह रहा था कि आप जो है ना अपनी कुकिंग के अंदर ना तमाम मर्द हजरात जो है ना ये थोड़ा ज़ौक पैदा करें, शौक पैदा करें और अपनी बीवी के साथ किचन के अंदर इंटरफेरेंस करें उसके साथ, और अपना जो आप सीखते हैं ना गूगल के ऊपर, या आप पहले तो जो आप बता रहे हैं ना कि हमें डाइट प्लान दिया जाए, और डाइट प्लान जब रोजमर्रा का जो डाइट प्लान है ना कि कितने हमने कार्ब खाने हैं, कितने हमने फैट खाने हैं, कितने हमने प्रोटीन खानी है, कितने हमने विटामिन खाने हैं, कितनी सब्जियां फ्रूट, वो चार्ट बने हुए हैं, नेट के ऊपर बने हुए हैं। अगर ये चीजें हमें समझ आ जाए तो ये मुमकिन नहीं है कि हमारी बेगम जो है ना इनको परफॉर्म कर ले, आपको पका के दे। उस वक्त तक जब तक आप 2 3 4 माह जो है लगातार जो है ना आप इंटरफेयर करें इसके अंदर ना, किचन के अंदर आप खुद थोड़े माइल हो। मैं खुद सर ना कुकिंग की तरफ माइल हुआ हूँ, और सकलैन भाई मेरे घर आए थे, इनकी बेगम भी घर आई थी, तो मेरी बेगम बता रही थी कि हम ये रोज जो है ना हमें खाने पका के, वो असल में उनको मैं खाने जो पका के देता हूँ वो उनको आदी कर रहा हूँ। और काफी हद तक लॉकडाउन के दौरान मैंने इन चीजों पर ज्यादा मेहनत की है, और बेगम जो है ना इनको समझ गई है। अब मेरे घर ब्रेकफास्ट और जो मतलब डिनर लंच है उसको बैलेंस करने की कोशिश की है मैंने, तो वो भी सीख गई है कि अब हमने ना रोजमर्रा क्या खाना है और कितना खाना है, और कौन सी मकदार में कितनी चीजें जो है ना इस्तेमाल करनी जी है। सब जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी काशिफ भी आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी काशिफ भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। पूछना था कि स्टार्ट में आप नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर अभी आवाज नहीं क्लियर नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज। ओके सर आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं चलिए, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। जी हैदर सजाद भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्लीज। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? जी सर, माशाल्लाह सर, हाफिज नज़ीर साहब ने बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह एक्सप्लेनेशन की प्रोटीन के हवाले से। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमारी बॉडी के अंदर ना अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो तकरीबन हमारे हर तरह के प्रोसेस को, जिस्म के अंदर हर तरह के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो यानी कि इन अमाइनो एसिड की 2 कैटेगरी होती हैं, एक असेंशियल अमाइनो एसिड और एक नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं कि जो हमारा जिस्म खुद बनाता नहीं है, जो हमारा जिस्म बनाता नहीं है और उसको चाहिए होते हैं, बाहर से चाहिए होते हैं। और वो डेफिनेटली प्रोटीन जो है ना,
उसका बेहतर सोर्स है। तो मैं कल स्पाइरुलिना को स्टडी कर रहा था, तो स्पाइरुलिना के मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि इसके अंदर स्पाइरुलिना के अंदर जो है ना वो तकरीबन तमाम जितने भी असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, क्योंकि उसके अंदर वाटर सोल्यूबल प्रोटीन होती है स्पाइरुलिना के अंदर, तो वो बहुत अच्छा सोर्स है तमाम असेंशियल अमाइनो एसिड्स का। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा प्रोटीन इंटेक कम है, लेकिन इसमें ना प्रोटीन इंटेक की हवाले से जो मैंने बात की कि प्रोटीन की वजह से भी बीमारियां पैदा होती हैं, उसमें एज फैक्टर आ जाता है। ठीक है कि विद द ग्रोन ऑफ एज, यानी कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, जैसे जैसे हमारी उम्र जो है वो बढ़ती है, उसमें इजाफा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग प्रोटीन खाते तो हैं, लेकिन हमें हमारे जो स्टमक है ना उसको कंज्यूम करने की सलाहियत जो है ना वो कम होती जाती है। यही वजह है कि डॉक्टर जो हजरात हैं वो क्या कहते हैं कि जो गोश्त है, ठीक है, उसकी कंजप्शन जो है ना वो कम करें। जो पेशेंट्स 40 प्लस होते हैं ना, ख़ास तौर पे जिनकी एज 40 प्लस होती है, तो उसके उनका जो प्रोटीन को कंज्यूम करने की जो पावर है ना, जो सलाहियत है, वो कम होती है। इसी वजह से उनको यूरिक एसिड का या जोड़ों के दर्दों का मसला ये जो है ना वो कॉमन है 40 साल से उम्र ज़्यादा हो। ठीक है, अगर 40 साल से कम हो तो फिर प्रोटीन का कंजप्शन जो है ना वो थोड़ा सा, हमारा स्टमक पावरफुल होता है, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के तमाम ऑर्गन जो है ना उनके फंक्शन के अंदर कमी आती है। तो मैं ये पॉइंट जो है वो शेयर करना चाह रहा था। बाकी मैं दो बहुत अहम जो है वो पॉइंट शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने अभी कल इसको देखा था, तो अगर आपकी इजाज़त तो मैं इसको शेयर कर देता हूँ। सर मेरी आवाज़ जी क्लियर आ रही है? सर, शेयर करें प्लीज, शेयर करें। आपने बताया कि 40 साल के बाद प्रोटीन एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जी उसका जी हल क्या होता है? उसका हल ये होता है कि आप 40 साल के बाद एक्सरसाइज शुरू करें और जी एक्सरसाइज को टफ से टफ करते जाएं। जितनी जी आप टफ से टफ करते जाएंगे, अल्लाह के हुक्म से आपकी लाइफ बढ़ती रहेगी। और प्रोटीन जो आपका मेटाबॉलिज्म जो स्लो हो रहा है, मेटाबॉलिज्म 40 के बाद स्लो होना शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिज्म जो स्लो हो रहा है आप उसको काउंटर कर सकेंगे, आप उसको उसको जो है स्लो डाउन होने में, मतलब उसकी स्पीड को कम कर सकेंगे। तो आपका जो अब्जॉर्प्शन रेट है प्रोटीन का, न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन रेट आपका जो है ना कंपैरेटिवली इतना स्लो नहीं होगा। तो हमें एक्सरसाइज जो है वो टफ से टफ कर देनी चाहिए। ठीक है, तो अक्सर जी वेलनेस माशाल्लाह। वो थोड़ी बहुत ही वॉक करके 2 4 5 किलोमीटर वॉक करके कहते हैं कि हमने बहुत एक्सरसाइज कर ली। ये वॉक नॉर्मल लोगों के लिए है। आप लोग वेलनेस लीडर हो, आप इसको टफ बनाएं, आप इसको और ज्यादा सख्त बनाएं, ताकि आप जो है अल्लाह के हुक्म से लंबी जिंदगी जो है वो पाएं। जी सजाद अदवी। जी जी माशाल्लाह सर। अच्छा सर, मैं इसके अंदर जो है ना वो दो पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा था कि एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट के हैं और एक जो है ना हमारे ट्रीटमेंट के हैं, सप्लीमेंटेशन के हैं। कि एक चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है ना हमारा क्लियर होना चाहिए कि वो क्या है कि 95% जो डिजीज़ है ना, 95% बीमारियां जो है ना उनका ताल्लुक बराह रास्त जो है ना हमारी ग़िज़ा के साथ है। ठीक है, हमारी ग़िज़ा के अंदर जब डिस्टर्ब होती है ना, यही जो 5 मैंने एलिमेंट्स का जिक्र किया था ना कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट और मिनरल और विटामिन, इनके बैलेंस के साथ होता है। और जब इनका बैलेंस डिस्टर्ब होता है, ठीक है, तो 95% बीमारियों का ताल्लुक इनके बैलेंस के डिस्टर्ब होने के साथ होता है। अच्छा, अब इसके अंदर पहला पॉइंट जो है ना वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट, अगर इसका किया जाता है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट इसका किया जाए या एलोपैथिक मेडिकेशन यूज़ की जाए, तो एलोपैथिक मेडिकेशन जो है वो उसकी बुनियाद लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है ही नहीं। ठीक है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो है ना, एलोपैथिक इलाज की जो बुनियाद है ना वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं है, वो एमरजेंसी ट्रीटमेंट है, वो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है, वो इंस्टेंट ट्रीटमेंट है। ठीक है, वो इमीडिएट ट्रीटमेंट है। एलोपैथिक मेडिकेशन जो है, एलोपैथिक तरीका इलाज जो है ना वो आपको इमरजेंसी के अंदर यानी कि काम करता है। ठीक है, उसकी बुनियादी इमरजेंसी ट्रीटमेंट है कि अगर आप ने फॉर एग्जांपल अपनी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट इवेंट अटेंड करना है,
और आपको पता है कि मेडिसिन के बगैर आपसे अटेंड नहीं किया जाएगा, तो फिर आप एलोपैथिक मेडिकेशन खा लें, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं है, जबकि हमारा जो है यानी कि नेचुरोपैथी है, इलाज बिलग़िज़ा है, इसका ट्रीटमेंट है ही लॉन्ग टर्म, ठीक है। इसकी बुनियाद ही लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, ठीक है। जब तक आप लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो है नहीं करेंगे, अपनी ग़िज़ा को लंबे अरसे तक दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक जो है ना बहुत मसला होगा। तो पहला पॉइंट ये है कि एलोपैथिक मेडिकेशन का हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इन 3 चीज़ों की वजह से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की वजह से इनकी बाज़ू का जब ज़्यादती हो जाती है या हमारा जिस्म इनको अब्जॉर्ब करने से कासिर हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, लंबे अरसे तक एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं, तो जो कि रिकमेंडेड किसी भी सूरत में है ही नहीं, ठीक है। अगर हम लंबे अरसे तक जो है वो नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट करें, इलाज बिलग़िज़ा करें, ग़िज़ा को जो है वो दुरुस्त करें, तो फिर हमारा बॉडी बैलेंस की तरफ जाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर दूसरा जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसा क्यों है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो लंबे अरसे तक रिकमेंडेड नहीं है। इसका सीधा जो है वो आंसर ये है कि जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर जो मेडिकेशन यूज़ की जाती हैं, ये हमारे ऑर्गन सिस्टम्स को डिस्टर्ब करके बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश करती हैं या उसकी अलामात को ख़त्म करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। कि जब हमारे जिस्म के अंदर इन चीज़ों की ज़्यादती होती है ना, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट की, ठीक है, तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट का काम क्या है कि ये हमारे जिस्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स को और ऑर्गन को डिस्टर्ब करके उनके नॉर्मल फंक्शन को, वो तो वैसे उनका नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा होता है इनकी जाति की वजह से, वो मज़ीद उसको डिस्टर्ब करके कोई नया रास्ता निकाल के क्या करते हैं कि इनकी अलामात जो है ना वो कम करने की कोशिश करती हैं। जबकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ये हैं, आप इनको कह लें कि ये एंटी कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं। इनकी बेस ही जो है ना वो कल्चर के अगेंस्ट काम करना है, यानी कि आप अपने कल्चर को तब्दील करना थोड़ा सा मसला है ना, ठीक है। आप तेल और घी का इस्तेमाल जो है वो कम करेंगे, ये इसमें टाइम लगेगा ना। वैसे भी कहते हैं कि अपने नफ्स के साथ जो जहाद करना है ना, इसको जहाद अकबर कहते हैं। तो आप तेल और घी का कम इस्तेमाल करना से बाद नहीं आ सकते। आप मीठे यानी कि हम लोग ना बदपरहेजी के लिए रेडी होते हैं हर टाइम, तो कोई हमें मौका मिले तो हम छोड़ते नहीं हैं बदपरहेजी करना। तो इसीलिए फिर ये हमारी प्रोडक्ट्स की जो बेस है ना वो है ही कल्चर के अगेंस्ट काम करती है हमारे प्रोडक्ट ना। हमारी आप प्रोडक्ट से हैं ही एंटी कल्चर कि सर आप ठीक है, आप अपनी आदत को कम कर रहे हैं, फैट को कंज्यूम करने की, ऑयल को कंज्यूम करने की आदत को कम करने, आप साथ साथ ये प्रोडक्ट यूज़ करें। क्या मतलब है इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है? इनका मोड ऑफ एक्शन ये है कि बजाय इसके कि ये ऑर्गन सिस्टम को डिस्टर्ब करें जिस तरह एलोपैथिक मेडिकेशन करती है, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये जो टॉक्सिसिटी पैदा करने वाले ग़िज़ाई अज़्ज़ा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट को बाइंड करके जिस्म से रिमूव कर देते हैं। यानी कि इनका एक्शन जो है ना वो इन टॉक्सिसिटी पैदा करने वाले एलिमेंट के ऊपर होता है, ना कि हमारे ऑर्गन सिस्टम को डिस्टर्ब करना होता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट जो है वो मैं शेयर करना चाह रहा था। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी सजाद अहमद भी बहुत अच्छी आपने बात की, और ये बात आपने जो की ना ये बहुत ज़बरदस्त है। अक्सर ये हमें ना कॉन्सेप्ट ठीक करने वाली बात ज़रूरत है कि एलोपैथी इमरजेंसी ट्रीटमेंट है और एलोपैथी टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। इसको हमें लॉन्ग टर्म नहीं अपनाना चाहिए। अगर हम हेल्थ चाहते हैं, अगर हम अल्लाह के हुक्म से लंबी उम्र चाहते हैं, तो हमें इसे लॉन्ग टर्म नहीं अपनाना चाहिए। हमें अपना फोकस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की तरफ करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा जी। नाज़म हाशमी भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नाज़म हाशमी साहब SM लाहौर से। जी हाशमी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा अच्छा डॉक्टर सही साहब, उम्मीद है आपको आवाज आ रही होगी। डॉक्टर साहब कम्बिनेशन के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें ताकि हम इस ब्लड प्रेशर को आज ना क्लोज कर लें। कम्बिनेशन जो है ना जरा इसके ऊपर जरा आप बात कर दें।
डॉक्टर सही साहब आवाज आ रही है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। कॉम्बिनेशन पे आज बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हुई है कि ब्लड प्रेशर आपने बड़ा आसान तरीके से इसको ना पेश किया है। तो ये कॉम्बिनेशन का अकॉर्डिंग टू हमारे ना बॉडी वेट और उसकी जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में के मुताबिक किया जाता है, बंदे की कैपेसिटी के मुताबिक किया जाता है। तो आजकल हमारी जितनी भी है, जैसे ज्यादा जैसा आपने बड़ी बात की है कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। अब देखें जे जितने भी हमारे कॉम्प्लिकेटेड मसाइल हैं, मसलन डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो इस तरह के जितने मसाइल हैं उनके अंदर टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसको ये रिमूव करने के लिए हमें लाजमी तौर पर बैलेंस करना होता है। अच्छा, पिछली क्लास में हमने इस पर डिस्कस किया था कि 3 चीज़ें, आज भी डिस्कस कर रहे हैं कि 3 चीज़ें बड़ी जो है ना प्रॉब्लम पैदा करती हैं, टॉक्सिसिटी जहरीला पैदा करती हैं। मसलन ये 3 चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। तो 2 चीज़ें जो हैं वो उनकी कमी की वजह से भी मसाइल आते हैं। 2 चीज़ें मिनरल और विटामिन, इनकी कमी की वजह से डिसेबिलिटी आती है। फंक्शन के अंदर, ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन के अंदर डिसेबिलिटी आती है। तो जब डिसेबिलिटी आती है तो फिर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। और 3 में भी कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो किसी भी सूरत में इनकी ज्यादती, प्रोटीन की तो बर्दाश्त कर जाता है, वो उसकी ज्यादती को कोई मसला नहीं होता। फैट्स, 2 चीजें फैट और कार्बोहाइड्रेट जो है इनकी ज्यादती है जो वो ज्यादा। अब हम कॉम्बिनेशन में देखना है कि ये ब्लड प्रेशर के अंदर क्या किन चीजों की ज्यादती हुई है। तो इनमें डेफिनेटली 2 चीजें ही हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, और यही मिलकर कोलेस्ट्रॉल बनाएंगी। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, हार्डनेस पैदा करेगा और फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा, जितने भी ऑर्गन फंक्शन है इनको डिस्टर्ब करेगा। अब डायबिटीज के अंदर भी देखें तो उसमें भी ये 2 चीजें ही इन्वॉल्व होकर वो ऑर्गन फंक्शन को डिस्टर्ब करती हैं। तो अब इनके कॉम्बिनेशन में हमने बैलेंस करना है कि इनके टॉक्सिसिटी को रिमूव किया जाए और जो मिनरल और विटामिन और प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है उसको इनहांस किया जाए, उसको बेहतर किया जाए ना, मतलब उसके अंदर बेहतरी लाई जाए, कमी को पूरा किया जाए। अब इनमें अपनी प्रोडक्ट को हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो टॉक्सिन को खत्म करती हैं और कौन कौन सी चीजें मिनरल और विटामिन को जो है वो उसकी अफादियत को बढ़ाती हैं। तो लॉन्ग टर्म चलने के ये प्रोसेस जो है ना लॉन्ग टर्म चलेगा। साथ साथ हम अपने जिस्म से जितनी भी टॉक्सिन है उसको रिमूव करते जाएंगे और उसके साथ साथ जो विटामिन और मिनरल और प्रोटीन का जो इस्तेमाल है ना उसको मुनासिब करते जाएंगे, उनको इनहांस नहीं करना, मुनासिब करना है। अब ये तरीक़ेकार अब हम अपनाएंगे तो अल्लाह के फजल करम से ये होगा कि तमाम हमारे जिस्म के ऑर्गन है वो बैलेंस फंक्शन करना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए आपको ना हर एक जो प्रोडक्ट है उसकी जो है एफिकेसी और उसका मोड ऑफ एक्शन आपको स्टडी करना होगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं। जैसे हमने कैल्शियम को बड़ी जबरदस्त तरीके से काफी अरसे से हम इसको स्टडी कर रहे हैं, इसमें तमाम आ रहे हैं, तो हर एस्पेक्ट से इसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसी तरह बाकी प्रोडक्ट को भी हम करेंगे। तो हर बंदा 3 ही चीजें हैं आपके पास, फार्मूला है क्लींजिंग, रिप्लेनिशिंग एंड स्ट्रेंथनिंग। कोई भी, क्योंकि यही सेल पे काम करते हैं, तो ये जब आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होगा तो हर बंदा इजीली कॉम्बिनेशन बना लेगा। कोई स्पेसिफिक ये इसमें नहीं बना सकते कि ये करेंगे तो ये होगा। ये एलोपैथी का फार्मूला नहीं है, ये सेल पे काम करता है, ये यिन यांग पे काम करता है, इसका मैकेनिज्म कुछ और है, एलोपैथी का मैकेनिज्म कुछ और है। तो इसके लिए हमने अपनी प्रोडक्ट को जो है ना स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो बंदे को जब ये तीनों जैसे से ज्यादा जैसे आप कर रहे थे कि जी हमने स्पारुलिना को देखा तो उसके अंदर अमाइनो एसिड, इसी तरह कार्डिसेप के अंदर भी अमाइनो एसिड माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो हमने क्या करना है कि हर प्रोडक्ट को देखना है कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट क्या है और उनकी जो अफादियत है वो क्या है। जब हम इस काबिल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह कॉम्बिनेशन जो है ना वो बड़ा आसान तरीके से हम कर सकेंगे, फिर कोई मसला ही नहीं है।
क्योंकि हम पता चल गया कि किन किन चीजों की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जी हमें प्रॉब्लम आ रही है और किन की डेफिशिएंसी की वजह से डिसेबिलिटी आ रही है। तो हम अब उन डेफिशिएंसी को भी पूरा करने के काबिल हो जाएंगे और जो एक्सेस में आ रही हैं, जो टॉक्सिन पैदा कर रही हैं, उनके बारे में भी जाने को उनका इस्तेमाल भी अच्छा हो जाएगा। जी सर, तो इसमें आप लोगों को पता ही है कि हमारे पास क्लींजिंग वाली क्या क्या है और रिप्लेनिशिंग वाली क्या क्या है। तो स्ट्रेंथनिंग कौन कौन सी करती हैं, क्लींजिंग और रिप्लेनिशिंग को मतवाजन करें तो स्ट्रेंथनिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जी सर। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सिर्फ फरमाया, डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं बॉडी वेट के हिसाब से उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से। कैल्शियम चिटासन और चिटासन स्पोलिना और कैल्शियम बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। कैल्शियम 2 और इसी तरह चिटासन स्पोलिना बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फिर चिटासन ग्रेप और इसी तरह कैल्शियम बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो मुख्तलिफ लोगों को उनकी सिचुएशन के हिसाब से आप जो है वो कॉम्बिनेशन जो है बना के दे सकते हैं। फिर हमने सेल और चिटासन और कैल्शियम 2, ये भी बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और फिर आप ये भी कर सकते हैं कि एक कॉम्बिनेशन आपने यूज करवा दिया, वो खत्म हो गया, अगला जो है वो दूसरा और कॉम्बिनेशन आप यूज करवाएं। डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो आप जो है वो बनाते जाए ना। तो मतलब ये सब ना स्टडी के बगैर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। स्टडी के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो स्टडी जो है वो इम्पोर्टेंट है कि आप खुद नॉलेज हासिल करें और खुद नॉलेज हासिल करके और कस्टमर का आपके पास नॉलेज हो, प्रोडक्ट का नॉलेज हो, और फिर जो है ना आप उसको जो है वो अप्लाई करें। तो ज्यादा बेस्ट तरीका जो है वो ये है। अब हमारा जो ग्रेप है, सर मैं एक और बात करना चाहता हूँ सर। ऐसा है कि एलोपैथी के अंदर वो मुख्तलिफ फैक्टर देखे जाते हैं, तो हमारे यहाँ सिर्फ एक ही फैक्टर है वेलनेस में, वो है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी का तल्लक जो है वो सेल से है। तो सेल को जो है दो ये जो चीजें हमने डिस्कस की हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, इनसे डिस्टर्ब होता है या डेफिशिएंसी या मिनरल एंड विटामिन है, तो इनकी वजह से उसकी मुतासर होता है। तो हमने ना किसी भी डिजीज को मद्देनजर नहीं रखना, हमने क्या है अपनी उसके जिस्म की इम्यूनिटी और उसके लिहाज से ना इसको मेंटेन करना है। जब हम सेल पे काम करेंगे ना तो फिर हमें हर तरह के रिजल्ट आएंगे। अगर हम बीमारियों के मुताबिक देखेंगे तो डिजीज के मुताबिक करेंगे तो फिर मसाइल जो है फिर हमारे लिए कोई भी जो कॉम्बिनेशन हमारा ना वो इफेक्टिव नहीं होगा। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। जी सर, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तकरीबन 10 मिनट का। आप दोस्त जो है कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, आपका कोई सवाल हो। ब्लड प्रेशर को हम क्लोज करने जा रहे हैं, फिर हम वापस अपने कैल्शियम के नोट्स पे जाएंगे और कैल्शियम को अपना मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हाफिज साहब ने मशवरा दिया था कोलेस्ट्रॉल। आप सबका कोलेस्ट्रॉल का मशवरा था कि कोलेस्ट्रॉल के ऊपर हम जो है वो इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। कोलेस्ट्रॉल मुकम्मल करके फिर हम देखेंगे। और फिर हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी कि हम ना बीसीएम को जो है ना वो अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। बीसीएम को हम ना डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और बीसीएम को हमने हर घर में पहुंचाना है और ये हर घर की जरूरत है भी, है ना। तो जरूरत भी। जी राना इरफान भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी राना इरफान भाई। जी इरफान भाई, आप बात जी सर, ये पूछना था वो आप साहब ने बताया ना कि बेसन, अंडा और क्या था पूछना, दूध, मतलब इसका वो अंडा परोठा बना खा लेना तो ये प्रोटीन के लिए ठीक है। ये पूछना था कि ये मतलब जिनको प्रोटीन हाई प्रोटीन नहीं चाहिए वो इसको खास ले या मतलब रहने दें, ये पता करना था ना। हाई प्रोटीन मतलब नहीं खा सकते जो ना, इसमें ज्यादा हाई प्रोटीन बनने चाहिए। जी इरफान भाई, आप क्या कह रहे हैं? ज्यादा प्रोटीन बन जाती है, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा था कि ये प्रोटीन के लिए है ना जी, बेसन, अंडा और दूध जो है। हाँ, ये प्रोटीन इसमें देखिए ना, जो बेसन है उसके अंदर भी प्रोटीन है, अंडे में भी प्रोटीन है, दूध में भी प्रोटीन कंटेंट्स है और कैल्शियम भी इसमें आ गई ना। तो ये बड़ी अच्छी डाइट है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप वॉक नहीं कर रहे, तो फिर आप ये ना खाएं तो बेहतर है, फिर आपको ये खुराक नुकसान देगी, ठीक है। इसके साथ एक्सरसाइज, वॉक, बीसीएम ये मस्ट है,
ठीक है ना। अच्छी खुराक अगर आप खाना चाह रहे हैं ना, मतलब दो तरीके, एक तरीका ये है कि आप भूखे रहा करें, थोड़ा खाया करें, एक्सरसाइज नहीं कर रहे। अगर आपने खाने को एंजॉय करना है तो इसके साथ आप ना टफ काम करें, टफ एक्सरसाइज करें, तो फिर आप खाने को एंजॉय करें, ठीक है। तो वो जो खाना है वो आपको सेहत देगा। अब आप वाक, एक्सरसाइज, बीसीएम नहीं यूज कर रहे, क्लींजर नहीं यूज कर रहे और खाना अच्छा खा रहे हैं, तो आप जहनी तौर पे तैयार हो जाएं ब्लड प्रेशर के लिए, फालिज के लिए और ये मोटापे के लिए, इस तरह की बीमारियों के लिए आपको जहनी तौर पे तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छी अच्छी डाइट है आप सबने बताई। और फिर देसी घी बड़ा इंपॉर्टेंट है और सुबह के नाश्ते में लेना चाहिए, लाजमी लेना चाहिए, ठीक है। देसी घी हमारी जो है सबसे जो बेस्ट जो फैट है ना, या ऑयल है या घी है, जो फैट है, सबसे अच्छी चकनाई जो है वो देसी घी है। उसका कोई नेमुल बदल नहीं है देसी घी का। हमारे बुजुर्गों ने देसी घी खा के लंबी उम्रें पाई हैं देसी घी की मदद से ना। लेकिन साथ क्या है, एक्सरसाइज उसको जो है वो चार चांद लगा देती है। एक्सरसाइज और टफ जो है ना वो लाइफस्टाइल, ये उसको चार चांद लगा देते हैं। जी जी, और कोई दोस्त कोई चीज पूछना चाहे? अरफान भी, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी, हमारे साथ डॉक्टर कुछ नजर आ रहे हैं, कुछ न्यूट्रिशनिस्ट नजर आ रहे हैं। सर आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। एक डॉक्टर साहब नजर आ रहे थे मुझे, डॉक्टर अभी शायद नहीं नजर आ रहे। जी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, आप अपना जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दें, आप इसमें ऐड करें सर। और कोई दोस्त कोई चीज ऐड करना चाहे? जी जी, हैदर सजाद भी, एक तो आपने वो कैलोरीज चार्ट आपने शेयर कर देना है, ठीक है, कितनी हमें जी जी हफ्ते में चाहिए, जरूर आपने बताना है। जी सजाद हैदर भी जी क्या सर। कहना चाह रहे हैं? जी 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 सर, मैं सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर की इम्पोर्टेंस के ऊपर बस बात करना चाह रहा हूँ कि ना, हाँ, ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन, ठीक है, हमें थोड़ा सा इसके बारे में कॉन्शियस होना चाहिए कि सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेल तक, हमारे सेल तक ऑक्सीजन का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये जितनी भी बीमारियां हैं, ठीक है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे आपके पास डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ठीक है, इनका मेन जो देखा गया है ना कि जो असर होता है ना जिस्म के ऊपर, वो ये होता है कि ये सेल तक ऑक्सीजन के पहुंचने में रुकावट बनते हैं। तो पिछले हफ्ते हमारी मीटिंग के अंदर ना सर इकरार खान बलोच साहब ने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि डीप ब्रीथिंग जो है ना, डीप ब्रीथिंग बहुत ज़रूरी है। कि डीप ब्रीथिंग का होता है मेडिटेशन, योगा, ये सारे योगा, मेडिटेशन और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये बेसिकली काम ही इसके ऊपर करते हैं कि ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाया जाए, ठीक है। और मसाइल पैदा ही तब होते हैं कि ऑक्सीजन जब तक सेल तक नहीं पहुंचती। तो ऑक्सीजन को तो क्या काम है ऑक्सीजन का, यानी कि सेल के अंदर ऑक्सीजन का बेसिक काम क्या है कि आप ऑक्सीजन जो है ना वो जलने में मदद देती है, यानी कि खुराक को तोड़ने में मदद देती है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन सेल तक नहीं पहुंचेगी ना, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना उनकी बेस ही ऑक्सीजन को पहुंचाना है। क्लींजिंग प्रोडक्ट खास तौर पे, हमारे डिवाइसेस का काम जो है ना वो क्या है कि ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना है, ठीक है। हम लोग माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, क्या किस लिए बढ़ाते हैं कि ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा सेल तक पहुंचे। और मसाइल पैदा ही तब होते हैं कि जब सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। तो इसके हवाले से हमें जो है ना थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कशन करनी चाहिए कि ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचे हमें एफर्ट करनी चाहिए, जी ठीक है। हैदर सजाद भी जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। जी देखिए सर ऐसा है कि मैं पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड तब पैदा होता है जो कि दर्दों का, जोड़ों की दर्दें, असाबी दर्दें और दूसरे मसाइल जो पैदा करता है, क्रैप्स वगैरह पैदा करता है और पेट के मसाइल पैदा करता है, तो वो मतली और नौजिया वगैरह पैदा करता है। तो वो ये जो चीज़ें हैं ये डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ये पैदा तब होता है जब मस्कुलर एक्सरसाइज होती है। तो मस्कुलर एक्सरसाइज के दौरान ये लैक्टिक एसिड पैदा होते हैं
अगर वहाँ कमी पे ये हो जाए, ये ऑक्सीजन की कमी रहे, एक्सरसाइज ना करे, तो फिर ये जो लैक्टिक एसिड पैदा होते हैं, ये फिर मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो सर बड़ा अच्छा है कि ये एक्सरसाइज और एरोबिक का एक्सरसाइज जो है, वो डीप ब्रीथिंग जो है, वो तो बहुत बड़ी बात है ना। तो वैसे जो हल्की फुल्की भी कर ले और बंदा इसको ना अपने मसल को जितना यूज करेगा, उतने ही ये ऑक्सीजन कंज्यूम ज्यादा होगी और लैक्टिक एसिड जो पैदा होंगे, और वही हमारी जो है जिस्म के अंदर थकावट और दर्दें जो है वो पैदा नहीं होने देंगी। जी जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब लैक्टिक एसिड हमने बात की ना, डॉक्टर साहब आप जरा और इस डिस्कशन में लैक्टिक एसिड के ऊपर दोबारा हमें रिपीट कराएंगे। मैं एक बात कर लूं। अच्छा सजाद हैदर भाई, एक तो आपने बात की ना अमाइनो एसिड की ना, प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनते हैं, तो सबसे ज्यादा अमाइनो एसिड जो है वो स्पोलिना में नहीं है, सबसे ज्यादा अमाइनो एसिड कॉर्डिसेप्स के अंदर है। कॉर्डिसेप्स नंबर 1 डाइट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की ऐसी नंबर 1 डाइट है जिसके अंदर मुकम्मल अमाइनो एसिड है जो हमारे सेल को चाहिए। ठीक है, अमाइनो एसिड कुछ हमारे जिस्म बनाता है, कुछ बाहर से लेता है, लेकिन कॉर्डिसेप्स के अंदर वो सारे अमाइनो एसिड हैं जो जिस्म ने बनाने हैं, जो जिस्म ने बाहर से लेने, मुकम्मल अमाइनो एसिड है। अच्छा, दूसरी आपने जो जी जी ऑक्सीजन की बात की, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, पिंड दा चुल्हा बालन बहुता पाया है, अग बुझ गई है। ठीक है, गांव का चूल्हा है, आपने उसको ईंधन से भर दिया है, ऊपर तक भर दिया है, तो आग बुझ गई है। किस चीज की जरूरत है? फूंकनी की जरूरत है। फूंकनी की क्यों जरूरत है? फूंकनी ऑक्सीजन उसमें डालेगी, ऑक्सीजन फोकस करेगी। जहां पे आग ने जलना है वहां पे फूंकनी मार के हम ऑक्सीजन को फोकस करवाते हैं। ठीक है, आग जलेगी, फूंकनी ऑक्सीजन देंगे तो आग जलेगी। अच्छा, आग जलेगी तो आगे काम चलेगा। तो क्या तरीका है? फटाफट उस चूल्हे को आधा किया जाता है, उसमें से आधा ईंधन निकाल के दूर रख दिया जाता है, और आधा ईंधन, भाई चूल्हे में आग लगानी है तो आधा ईंधन डालना है, तो क्या किया जाता है? आधा ईंधन साइड पे किया जाता है, फूंकनी मारी जाती है, ऑक्सीजन। अब हमारे पास काफी सारी फूंकनियां हैं, फूंकनियों से आपको ये बात कभी भी नहीं भूलेगी। बीसीएम एक जबरदस्त फूंकनी है, टाइम्स लाइफ एक जबरदस्त फूंकनी है, फूंकनी का काम देगी टाइम्स लाइफ। ठीक है, डीप ब्रीथिंग एक फूंकनी है, फूंकनी का काम देगी। सेलों के अंदर जो ऑक्सीजन नहीं पहुंची हुई, ईंधन पहुंचा हुआ है, ईंधन हमने दबा के पहुंचाया हुआ है, तो जो है ये फूंकनी का काम देगी। ठीक है, स्पोरुलिना हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है, तो ये सब हमारी फूंकनियां हैं। ठीक है जी, मरियम कंवल, सिस्टर मरियम कंवल, आप कुछ कहना चाह रही हैं जी? बात करें अस्सलाम वालेकुम सर। जी। वास्तव जी सर जी, ऑक्सीजन की बात हो रही थी तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि अगर हम जितना मर्जी खाना खा लेते हैं और अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो जो हमारे जॉइंट्स और मसल्स वगैरह हैं उनको हम मूव नहीं करते, तो फिर हमारी ऑक्सीजन जो है वो उन रिमोट एरिया पे नहीं पहुंच पाती, तो जिसकी वजह से जो है ना वहाँ पे टॉक्सिन जमा होना शुरू हो जाते हैं और हमारी बॉडी में टॉक्सिन ज़्यादा हो जाते हैं। यानी एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी हमारे सेल को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। बीसीएम हमारी सिस्टर हर कोने में ऑक्सीजन को पहुंचा देगी, वहां भी पहुंचा देगी जहां पे एक्सरसाइज नहीं पहुंचा सकती। बीसीएम के एक्सरसाइज से थोड़े से ज्यादा नंबर है। ठीक है, और लेकिन एक्सरसाइज का नेमुल बदल नहीं है, तो एक्सरसाइज आप रेगुलर करें, और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला हमारी बीसीएम जो है ये नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट बनने जा रही है पाकिस्तान के अंदर ना। इंशाल्लाह ताला हम बीसीएम की क्लास भी करेंगे इंशाल्लाह डिटेल से, तो बीसीएम हमारी प्रोडक्ट। जी डॉक्टर साहब 2-3 मिनट आप प्लीज जरा बात कर दें। लैक्टिक एसिड, आपने डॉक्टर साहब बात की कि लैक्टिक एसिड से मतली आती है, और लैक्टिक एसिड इसीलिए बढ़ जाता है कि जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। डॉक्टर साहब इसको थोड़ा सा रिपीट कर दें सर। यूरिक एसिड को तो जानते हैं, लैक्टिक एसिड को नहीं जानते, इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें। ये सर वही लैक्टिक एसिड भी एसिड ही है ना, तेजाबियत ही है। तो ये जो पैदा होते हैं, ये ना पैदा होने की वजह क्या है कि हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज। ये तब पैदा होते हैं जब मस्कुलर वर्क होता है, जब हमारे मसल काम करते हैं, तो जो भी ऑर्गन के अंदर फिर वो जो है ना कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन को। तो जब हम ऑक्सीजन को वर्क तो करते हैं लेकिन ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम नहीं कर पाते, हम नहीं ले पाते, तो फिर ये लैक्टिक एसिड पैदा करते हैं।
तो यानी कि हरकत ना करने की वजह से जब हम हरकत करते हैं तो फिर ये पैदा होते हैं और ये हमारे क्या कहते हैं जी, हमारे जिस्म से अंदर दर्दें और जो है गैस्ट्राइसिस और मतली वगैरह के जो मसाइल है ना, वो खत्म करते हैं। तो जितनी हम ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतने ये ज्यादा पैदा होंगे और उतनी ऑक्सीजन जो कंज्यूम ज्यादा होगी उतने ज्यादा पैदा होंगे। तो उससे ये हमारे जो मसाइल है ना, जिस्म के अंदर थकावट, फटीग और ये दर्दें और इस तरह के क्रैप्स पड़ना, ये तमाम के तमाम मसाइल जो है ना वो ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ हम ना एक गलती करते हैं, जब हमें दर्दों का थोड़ा सा सामना करना पड़ता है तो हमारा ज़हन फौरी तौर पर ना यूरिक एसिड की तरफ चला जाता है। तो हम उसको यूरिक एसिड की तरफ जाने से उसकी तरफ जाते हैं और फिर वो दर्दों के लिए पेन किलर लेते हैं और परेशान हो जाते हैं और मुख्तलिफ टोटके इस्तेमाल करते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो हालांकि ये ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा है कि यूरिक एसिड नहीं बढ़ा होता, उनके अंदर दर्दें मौजूद होती हैं। तो उसमें क्या वजह क्या होती है कि उसके अंदर लैक्टिक एसिड नहीं पैदा हो रहे होते। लैक्टिक एसिड की कमी की वजह से दर्दें पैदा होती हैं। तो वो किससे पैदा होती हैं? एक्सरसाइज करने से। एक तो डीप ब्रीथिंग करने से और दूसरा जो है वो मस्कुलर मूवमेंट करने से। तो हमें ना अपनी दर्दों का, जब भी जिस्म के अंदर दर्द या थकावट या ऐसा हो तो एक्सरसाइज को ना ज़हन में रखना चाहिए। तो हमें मशक्कत करनी होगी तब हमारा बॉडी बैलेंस रहेगा। जी डॉक्टर साहब, ये कॉन्सेप्ट बता दें, हम एक्सरसाइज करेंगे तो लैक्टिक एसिड पैदा नहीं होगा, अगर हम एक्सरसाइज कम करेंगे तो लैक्टिक एसिड ज्यादा पैदा होगा और हमारे जिस्म में दर्द होंगे, ऐसे ही है? जी जी ठीक है डॉक्टर साहब। जी सर, ऐसा ही है। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो लैक्टिक एसिड पैदा नहीं होते, जो फिर दर्दों का बायस बनते हैं। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो पैदा होंगे, तो पैदा होंगे तो फिर हमारे जिस असाब के अंदर दर्दें हैं वो नहीं होंगी। ठीक है जी, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया जी आपके ऑनलाइन होने का, जज़ाकल्लाह खैर। हमने माशाल्लाह ब्लड प्रेशर को कंप्लीट कर दिया और ब्लड प्रेशर पे बात तो और भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन फिल वक्त इतनी काफ़ी है क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और आगे हमने टॉपिक कवर करने। जी जावेद भट्टी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जावेद भट्टी साहब, आप कुछ कहना चाह रही? अच्छा चलिए, ठीक है जी। तो बहुत शुक्रिया जी आपके ऑनलाइन होने का। आज हम वेलनेस क्लास को यहाँ पे क्लोज करते